So hello guys, welcome back to another video of Commerce Status. So today we are talking about or discussing about a new chapter named Consumer Protection. So as the name suggest it means that protect consumer. Now who are the consumer? So the one person who buys good or takes services is known as consumer. और इसको और कोई और भी बात करें कंज्यूमर के बारे में, तो अगर आप मान लीजिए किसी चीज़ के किसी गुड के यूज़र हैं या आपने किसी सर्विस से बेनिफिट लिया है, तो उस यूज़र की परमिशन से अगर आपने ये सब चीज़ें करी हैं तो आप फिर भी कंज्यूमर कहलाएंगे। तो ये कंज्यूमर की एक डेफिनेशन हो गई। और अगर आप बुक में देखें तो बुक में भी इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो कुल मिला के कंज्यूमर की जो भी राइट्स हैं, वो जो भी चीज़ें हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चैप्टर हमें सिखाया जा रहा है कि हमारे राइट्स क्या होते हैं। तो सिंस हमने डेफिनेशन डिस्कस कर लिए, अब हम चलते हैं इसके राइट्स पे, क्योंकि इंपॉर्टेंस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो बेसिकली राइट्स की बात करें तो इसमें 6 राइट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं राइट टू सेफ्टी से। तो देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको मतलब सेफ्टी उस प्रोडक्ट के साथ आपको सेफ्टी मिलनी चाहिए। कुल मिला के आपको कोई भी फिजिकल हार्म नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बोले कि मान लीजिए आप कोई एसी लेके आते हैं और आप उसको ओपन करते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है, तो आपको एक फिजिकल डैमेज हो रहा है, तो आप इसके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो ये आपका एक राइट है, जिसको बोलते हैं राइट टू सेफ्टी। तो आपका पहला राइट हो चुका है। दूसरे राइट की बात करें तो दूसरा राइट होता है राइट टू चॉइस। तो देखिए, आप कभी भी जैसे किसी मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो प्रोड्यूसर आपको, या मतलब जो भी मतलब दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ लें। हाँ, वो आपसे कह सकता है, वो आपको प्रेफर कर सकता है, बट वो कभी भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका राइट है कि आपकी जो चॉइस होगी आप उस हिसाब से चीज़ें लें। तो ये है राइट टू चॉइस। फर्दर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 2 राइट डिस्कस करे, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चॉइस। आगे अगर बढ़े तो आगे आता है राइट टू बी हर्ड। तो राइट टू बी हर्ड, जैसे कि हर्ड का मतलब तो हम सभी को पता है कि सुनना। तो आपको राइट होता है कि आपके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप उसको मतलब किसी मतलब कोर्ट में जाके अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं, और कोर्ट आपकी बात सुनेगा। या मतलब सबसे पहले तो आप शॉपकीपर के पास ही जाएंगे, अगर उधर से आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उसके बाद आप कोर्ट में जाएंगे, और शॉपकीपर को आपकी बात सुननी पड़ेगी और कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं राइट टू बी हर्ड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, आप कभी भी कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आपके पास राइट होता है कि आपको उस प्रोडक्ट की हर नॉलेज हो, और आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते पूछना भी चाहिए कि इसमें मतलब इसकी पूरी नॉलेज क्या है। अगर आप अधूरी नॉलेज लेके जाएंगे तो शायद ये एक डैमेज कर सकता है, और एक शॉपकीपर को आपको बताना ही पड़ेगा इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, वो डिनाई नहीं कर सकता है। तो अभी तक हमने मेनली सारे पॉइंट्स देख 4 पॉइंट्स देखे हैं। अब आगे के पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। तो वो होता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो आपका एक राइट ये भी है कि आप अपने आप को एजुकेट करें। आपको अपने राइट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसी के लिए चैप्टर आपकी बुक में रखा गया है कि इससे आपको अपने राइट्स के बारे में पता चले, अवेयरनेस फैले। लास्ट राइट की बात करें तो राइट टू सीक रिड्रेसल। जैसे कि हमने अभी पिछले राइट्स में पढ़ा था राइट टू बी हर्ड में, कि हमारी कंप्लेन को सुना जाएगा, बट उसका सॉल्यूशन इस राइट में निकाला जाएगा। मतलब ये उसका अगला स्टेप है, राइट टू सीक रेड्रेसल। सीक रेड्रेसल मतलब कि सॉल्यूशन फाइंड करना, आपकी जो भी प्रॉब्लम है तो उसके बदले में, जैसे मान लीजिए अगर वो रिपेयर से सही हो सकती है तो रिपेयर, रिप्लेसमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब। तो आई होप आपको ये 6 के 6 राइट्स याद हो गए होंगे, मतलब समझ में आ गए होंगे। चलिए एक बार एक डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ा था, जिसकी डेफिनेशन थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। उसके बाद हमने राइट्स पढ़े थे, राइट टू बी, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और राइट टू सीक रिड्रेसल। तो आई होप आपको ये 6 के 6 राइट समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कि हम एक कंज्यूमर होने के नाते हमारी भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो आपको हमेशा कैश मेमो इंसिस्ट करना चाहिए। आपको कैश मेमो के बिना कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। ये आपका एक आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया इंसिस्ट ऑफ कैश मेमो। आगे बढ़ते हैं। तो कंज्यूमर को क्वालिटी ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब उसको क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, मतलब उसको क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए प्रोडक्ट की।
ना कि ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट देख के आप कोई भी चीज़ ले लें। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसकी सारी क्वालिटी चेक करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने देख ली है। इसके बाद आता है कि आप कंप्लेंट फाइल करिए। क्या होता है कभी-कभार कई लोग सोचते हैं कि इतना टाइम लगेगा, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आपके साथ अगर आपका राइट वायलेट हुआ है या आपके राइट को मतलब किसी ने आप मतलब आपके राइट को कहीं न कहीं नुकसान हुआ है, आपका राइट फॉलो नहीं हुआ है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसके अलावा कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज देयर राइट्स, मतलब मतलब हम कंज्यूमर को अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए, मतलब फॉलो तो करने ही चाहिए। इसके बाद आता है कॉशियस कंज्यूमर, तो कंज्यूमर को कॉशियस होना चाहिए। तो बेसिकली ये कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं रेमेडीज पे। तो देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ ली, राइट्स पढ़ लिए। अब कहीं ना कहीं रेमेडीज होते हैं। अगर मान लो लीजिए कोई प्रोडक्ट खराब है या मतलब कुछ भी है, तो उसके बदले आपको मतलब क्या इसके रेमेडीज है, क्या सुधार है, तो वही डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रेमेडीज की बात करें तो वो है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स। अगर उस गुड में कोई डिफेक्ट है और वो सही हो सकता है, तो सबसे पहले तो आपको उस डिफेक्ट को ही सही करके वापस कर देना चाहिए। पर अगर वो डिफेक्ट सही नहीं हो सकता है, तो इसका दूसरा उपाय भी है कि आप उसको रिप्लेस कर दें। बट अगर वो रिप्लेस भी नहीं हो रहा है, तो आप उसको रिफंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा और बात करें तो मान लीजिए किसी को, जैसे कि मैंने बताया था कि अ, जैसे कोई एसी लेकर आया, वो ब्लास्ट हो गया, तो ये फिजिकल डैमेज हो गया है। मतलब अगर मान लीजिए किसी बंदे को चोट वगैरह लग गई है, उसमें हॉस्पिटल में जो खर्चा आएगा, अब आप उसको रिप्लेस करके या रिफंड करके तो आप उसका मतलब उस चोट को सही कर नहीं सकते हैं। तो आपको फिर वो कंपनसेशन देना पड़ेगा। जो भी लॉस हुआ है, उसको इंजरी वगैरह जो भी हुई है, उन सब का खर्चा कंपनी को ही उठाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई कंपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रही है, तो उसको वो भी खत्म करना होगा, यानी कि डिसकंटिन्यू ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसके अलावा अगर वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेचती है, तो उसको कई बार विड्रॉल भी कर लेते हैं। अगर वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है कोई प्रोडक्ट, तो उसको उसको बेचना भी कंपनियां बंद कर देती हैं। तो जल्दी से ये 5 पॉइंट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिमूव ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम द गुड्स। सेकंड पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ गुड। थर्ड पॉइंट है रिफंड ऑफ द प्राइस पेड। फोर्थ पॉइंट है कंपनसेशन ऑफ लॉस और इंजरी अफेक्टेड। एंड लास्ट पॉइंट है डिसकंटिन्यू ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसके बाद स्टॉपिंग द सेल ऑफ मतलब इंजीनियस गुड्स। तो आई होप आपको अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया वो सब समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं। देखिए, अब क्या है, ये कुछ रेड्रेसल एजेंसीज भी होती हैं। तो बेसिकली अगर मान लीजिए आप जिस भी जगह पे जाएंगे, मतलब आपको कहीं ना कहीं फाइल करनी पड़ेगी अपनी कंप्लेंट, तो 3 जगह होती है। एक होती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एक होती है नेशनल स्टेट कमीशन, और एक होती है नेशनल कमीशन। अब बात करें डिस्ट्रिक्ट कमीशन की, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। उनमें से एक मेंबर का वुमेन होना कंपलसरी है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इसमें जो भी प्रेसिडेंट होता है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ मतलब कोर्ट से अपॉइंट किया जाता है। जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। तीसरी चीज़ इसमें 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक के ही लिए जाते हैं। जो भी मतलब इस दायरे के बीच में जो भी आपका डैमेज हुआ है, जो भी प्रोडक्ट में डैमेज हुआ है, जो इस प्राइस के बीच में है, तभी आप इस कोर्ट में जा सकते हैं। चौथी बात, अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम या डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप उसके ऑर्डर के 45 डेज के अंदर ही अंदर आप मतलब दूसरी स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेट कमीशन पे। तो स्टेट कमीशन का भी सेम है। इसमें भी एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर होते हैं। उनमें से एक का वुमेन होना कंपलसरी है। दूसरी चीज़, इसमें जो जज होते हैं उन्हें स्टेट कोर्ट से हायर किया जाता है। आगे की बात करें तो मतलब इधर पे 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की कंप्लेन ली जाती है। और अगर आप इधर इस वाली कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं है, तो आप 45 डेज के अंदर, कई बुक्स में 30 डेज भी लिखा है, तो वो आप अपनी बुक के हिसाब से देख लेना। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको कंज्यूमर एक्ट 2019 को फॉलो करना है। अगर आपकी बुक में 1986 वाला एक्ट है, तो आपको उसको फॉलो नहीं करना है। सीबीएसई 2019 का ही पूछेगी। तो आई होप आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल वो स्टेट कमीशन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेशनल कमीशन में।
तो नेशनल कमीशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रेसिडेंट होता है बट 4 मेंबर्स होते हैं, और उन 4 मेंबर्स में से एक का वुमेन होना कंपलसरी है। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है, और इसमें 10 करोड़ से ज़्यादा जितने भी प्रोडक्ट का जो होते हैं केस फाइल होते हैं वो सब इसी में होते हैं। सो और इसमें भी अगर आप इससे भी डिस्ट्रिक्ट नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप 45 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस चैप्टर की क्विक समरी समझ में आई होगी, और अगर आपको भी मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।